ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। इसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट क्रिटिकल अप्रेजल। आपको याद होगा जब हम स्टार्ट में जब हम ईबीपी के स्टेप्स पढ़ रहे थे, एविडेंस बेस्ड टेस्ट में स्टेप्स कौन-कौन से हैं, तो हमने कहा कि सबसे पहले हम एक रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करते हैं। रिसर्च क्वेश्चन डिसाइड करते हैं जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। उसके बाद हम एविडेंस फाइंड करते हैं उसके अगेंस्ट। और हमने कहा उस एविडेंस फाइंड करने के बाद हम उसको वैलिडेट करते हैं, हम उस एविडेंस को अप्रेज़ करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो एविडेंस है, क्या ये ठीक है या नहीं? क्या ये ट्रस्टवर्दीनेस, इसकी वैलिडिटी, क्या ये वैलिड है, स्टडी है या नहीं? हम ये पॉइंट डिस्कस करते थे स्टार्ट में, आपको याद होगा। तो वो वही उसी को बोलते हैं क्रिटिकल अप्रेज़ल। तो आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो क्रिटिकल अप्रेज़ल क्या चीज़ है, ठीक है? आज हम उसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो हम कैसे करते हैं, उसको कौन-कौन से पॉइंट्स हमें कंसीडर करने चाहिए। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल्स में हम थोड़ा-सा ओवरव्यू करेंगे कि हम रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल को हमने अगर क्रिटिकली प्लेस करना है तो कैसे करेंगे, सिस्टमैटिक रिव्यू को कैसे करेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलिए, क्रिटिकल अप्रेज़ल क्या है? क्रिटिकल अप्रेज़ल एक्चुअली हम सिस्टमैटिकली असेस कर रहे हैं कि साइंटिफिक रिसर्च के आउटकम्स को। हम किसी एविडेंस को हम जो है साइंटिफिकली असेस कर रहे हैं, उसके कि उसका जो है उसकी इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसकी वैलिडिटी को, उसकी ट्रस्टवर्थीनेस को, उसकी वैल्यू एंड रेलेवेंस को। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को हम इवैल्यूएट करते हैं, तो इसको बोलते हैं दैट्स अ क्रिटिकल अप्रेज़ल। अगर हम किसी भी रिसर्च के अंदर हम किसी रिसर्च के 3 पॉइंट्स को इवैल्यूएट करें, क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी ट्रस्टवर्दीनेस क्या है, उसकी वैल्यू एंड रेलेवेंस क्या है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है ये क्रिटिकल अप्रेज़ल है। ठीक है? हम अब इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स वैलिडिटी है क्या, इसके अंदर ट्रस्टवर्दीनेस ये चीज़ क्या है, फुल वैल्यू एंड रेलेवेंस क्या है। हम इन 3 पॉइंट्स को समझते हैं। वैलिडिटी वैलिडिटी ये है कि आप अगर जो है वैलिडिटी के अंदर फर्दर 3 पॉइंट्स आ जाएँगे कि आपने वैलिडिटी के अंदर डिज़ाइन को देखना है, स्टडी डिज़ाइन को, स्टडी मेथड्स को, स्टडी प्रोसीजर्स को। और हम देखते हैं अभी कि कौन से क्वेश्चंस करेंगे, कौन से क्वेश्चन से हम ये आइडिया लगाएँगे कि स्टडी डिज़ाइन ठीक था, स्टडी मेथड ठीक था और स्टडी प्रोसीजर्स भी आपके बिल्कुल सही थे। ये देखिए वैलिडिटी के लिए। वैलिडिटी के लिए आप देखेंगे स्टार्ट में कि आप जो है, जो आपका क्वेश्चन है, जो आपने स्टार्ट में क्लियर आपने एक रिसर्च क्वेश्चन बनाया, वो क्या रिसर्च क्वेश्चन क्लियर था? उसके अंदर आपने जो पॉपुलेशन आपने हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। हमने कहा पाइको योर स्टडी शुड बी आप जो रिसर्च क्वेश्चन बना रहे होते हैं, वो पाइको टूल के थ्रू बना रहे होते हैं। कि वैलिडिटी के अंदर आपने ओके, वैलिडिटी के अंदर हम पहला पॉइंट ये है कि आप स्टेटमेंट देख रहे होते हैं, रिसर्च क्वेश्चन देख रहे हो। क्या वो जो स्टेटमेंट है वो क्या ठीक है? क्या उसके अंदर उन्होंने जो रिसर्च क्वेश्चन बनाया उसके अंदर पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने इंटरवेंशन को डिफाइन किया, आउटकम्स को डिफाइन किया, ये तीनों देखो हमने रिसर्च क्वेश्चन जब बनाते हैं तो हम प्रॉब्लम भी देख रहे होते हैं, इंटरवेंशन भी देख रहे होते हैं, कंपैरिजन भी और साथ में कंट्रोल भी और साथ में आउटकम्स भी देखते हैं। तो आपके रिसर्च क्वेश्चन के अंदर ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये होने चाहिए। तो हम जो है जब स्टेटमेंट एक बना रहे होते हैं, स्टेटमेंट हम पहले देखेंगे कि कोई रिसर्च को आपने वैलिडेट कर रहे होते हैं, तो देखेंगे कि उसके स्टेटमेंट के अंदर क्या उसने जो ये चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स हैं, क्या उसने ये सारे पॉइंट्स क्लियर किए, क्लियरली डिफाइन किए अपने रिसर्च क्वेश्चन के अंदर। ठीक है? तो हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है कि फाइको क्वेश्चन आप फाइको टूल को यूज़ करते हो, आप कैसे क्वेश्चन जनरेट करते हैं। तो अभी वो उसको आपको आइडिया हो रहा होगा कि आप जब क्लियर स्टेटमेंट आप एक कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर किस चीज़ का क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ पॉपुलेशन जिसके ऊपर स्टडी करने जा रहा है, क्या उसने क्लियरली डिफाइन की हुई है या नहीं? इंटरवेंशन इसने क्या रखा है, इसका आउटकम क्या आ सकता है, क्या उसने डिफाइन किया है या नहीं किया? ठीक है? उसके बाद एक हर रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड क्या
मेथड जो यूज़ किए जा रहे हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट मेथड इस्तेमाल किए हैं इस रिसर्च के अंदर? जिस तरह का रिसर्च क्वेश्चन है, क्या वो जो उस रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अप्रोप्रिएट बिल्कुल ठीक उसने मेथड जो यूज़ किया है वो ठीक किया है? उसके बाद जो पार्टिसिपेंट की सिलेक्शन है, आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो सैंपल साइज़ जो सिलेक्ट किया है, क्या वो रेलेवेंट सैंपल साइज़ सिलेक्ट किया है या नहीं? अब इन चीज़ों से आप आइडिया लगाएँगे कि स्टडी कितनी वैलिड है, स्टडी की वैलिडिटी क्या है? उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास ट्रस्टवर्थीनेस। ट्रस्टवर्थीनेस आप इसमें अब जो स्टडी के रिजल्ट्स हैं, आप उसको देख रहे हैं, ठीक है? इस स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं, क्या फाइंडिंग्स जो हैं वो क्लियर हैं, प्रिसाइज़ फाइंडिंग्स हैं? तो ये आपको कैसे आइडिया होगा कि जो फाइंडिंग्स हैं वो प्रिसाइज़ आई हैं? तो यू हैव टू आपको एनालाइज़ करना है, आपको स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस किया गया उसको देखना है, पूरा आइडेंटिफाई करना है। क्या वो जो स्टैट्स लगा रहा है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहा है, क्या वो बिल्कुल ठीक है? तो इसका मतलब है, तो यू मस्ट नो कि एनालिसिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि जो इसने स्टैटिस्टिकल स्टैट लगाई है, क्या वो एक्यूरेट है? अगर स्टैट एक्यूरेट नहीं है, तो ऑफ कोर्स रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं होंगे। तो स्टैटिस्टिकल आपने फाइंडिंग्स देखनी है, जो कि क्या वो फाइंडिंग्स जो आई हैं, रिजल्ट आए हैं, क्या वो सही है? क्या वो सही स्टैट्स को फॉलो किया गया है? तो दैट इससे आपको आइडिया होगा कि आपकी स्टडी कितने जो आपकी जो स्टडी है, वो उसकी ट्रस्टवर्थीनेस का लेवल क्या है? आपके रिजल्ट्स कितना ट्रस्टवर्दी है? आपकी जो स्टडी है, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वैलिडिटी कैसे आप देखेंगे, आप उसकी ट्रस्टवर्थीनेस कैसे देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? वैल्यू एंड रेलेवेंस। ये थर्ड पॉइंट है कि आपने अभी जो है उसको ये भी देखना है कि उस स्टडी की वैल्यू क्या है? क्या वो स्टडी इम्प्लीमेंटेबल है लोकली? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो जो स्टडी आप करने जा रहे हैं, क्या वो उसके जो अप्रोच है वो ओनली वो आपके रिसर्च तक ही लिमिटेड है? ऐसा नहीं, आप जस्ट वो स्टडी किया, उसका कोई आगे इम्प्लीमेंटेबल वो इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। लोकली आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या आप लोकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कहाँ पे कर सकते हैं? क्या वो आपकी रेलिवेंट आपसे रेलेवेंट है? क्या वो आप जो कर रहे हैं, क्या वो वाक़ई स्टडी जो है उसकी वैल्यू है, उसकी रेलेवेंस जो है क्या है? कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट की जा सकती है? ठीक है? तो आप इन चीज़ों को भी देखेंगे, क्या वो स्टडी इम्प्लीमेंटेबल भी है या नहीं है? तो ये पॉइंट्स भी देखेंगे। तो आप जो है किसी भी स्टडी को जब आपने क्रिटिकली अप्रेज़ करना है, तो आप 3 पॉइंट्स देख रहे होते हैं, उसकी वैलिडिटी को देख रहे होते हैं, उसकी आप ट्रस्टवर्थीनेस को देख रहे होते हैं, उसकी आप वैल्यू और रेलेवेंस को देख रहे होते हैं। वैलिडिटी को आप कैसे देखते हैं? आप रिसर्च क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या उसने सारे जो पॉइंट्स हैं, क्या उसने क्लियरली डिफाइन किए हैं? उसने मटेरियल मेथड सही लगाया है, सही उसने जो यूज़ किया है? क्या उसने पॉपुलेशन जो ऑडियंस है सिलेक्ट की है, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया या सिलेक्शन उसने सही की है, रेलेवेंट पॉपुलेशन सिलेक्ट की है? सेकंड पॉइंट ट्रस्टवर्थीनेस, आप उसके जो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या ठीक है? क्या स्टैट्स जो यूज़ की है वो ठीक है? उससे आपको आइडिया होगा। वैल्यू एंड रेलेवेंस, क्या वो स्टडी की वैल्यू क्या है? क्या उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कहीं कर सकते हैं? इन पॉइंट्स को देखते हुए आप किसी भी स्टडी को क्रिटिकली अप्रेज़ करें, ठीक है? अब ये 2 पॉइंट्स आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कि मेथड और सिलेक्शन, ये बहुत ज़रूरी है। आपने स्टडी मेथड क्या इस्तेमाल किए हैं? सिलेक्शन कैसे आपने की? आपने ऑडियंस की सिलेक्शन कैसे की? आपने जो रिसर्च टाइप है, जो रिसर्च आपने कैसे सिलेक्ट किया? या आपने कौन-सा मेथड यूज़ करना है? ये बहुत ज़रूरी है। यही आपके डिसाइड कर लेते हैं आपके कि आपका रिज़ल्ट कितनी वैलिड होगी, कितना क्या उसकी प्रिसिजन, एक्यूरेसी क्या है? उसका जो रेलेवेंस क्या है, उसकी ट्रस्टवर्थीनेस क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेथोडोलॉजी डिफाइन करें, कौन-सी मेथोडोलॉजी इसके अंदर अप्लाई होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके कंसिडर। ओके, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट आपके लिए क्यों ज़रूरी है? आपके लिए ये सारे पॉइंट्स समझना क्यों ज़रूरी है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए अबाउट द क्रिटिकल अप्रेज़ल कि आप अगर आपके पास कोई कोई सी एविडेंस को आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, किसी एविडेंस को, यू मस्ट नो।
कि आपकी जो रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टडी जो है आपके नॉलेज होना चाहिए आपके पास कि आपके इसके अंदर स्टडी डिजाइन क्या होगा आपके इसके अंदर जो है आपके पास कोई भी स्टडी आती है कि इसके अंदर कौन सी पॉपुलेशन होनी चाहिए इसके अंदर इंटरवेंशन इसकी क्या होनी चाहिए या आप जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं एविडेंस आपने ढूंढा आपने देखना है कि क्या वो जो है ये कितना वैलिड है तो आप उनको स्टडी डिजाइन का आइडिया होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आप उसकी रिलायबिलिटी को जज कर सकें पाइथनेस को जज कर सकें आप जज कर सकें कि उसकी रेलिवेंस क्या क्या वो स्टडी रेलिवेंट है भी या नहीं तो इसलिए इन स्किल्स का होना एक प्रोफेशनल के लिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के अंदर अगर हमने क्रिटिकल अप्रेजल हमें प्लेस करना है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ऐसी स्टडी है जो कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को अगर हमने क्रिटिकली अप्रेज करना है तो कैसे करेंगे हम कौन से सवालों को कौन से क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे हम जस्ट इसको ओवरव्यू करते हैं ठीक है तो पहला क्या है फर्स्ट वन इज कि आपके जो ट्रस्टेड ग्रुप है या फिर आपका जो इंटरवेंशन ग्रुप है और जो कंट्रोल ग्रुप है क्या वो कंपेरेबल है कब हम कंपेरेबल ये तब होंगे जब आपने दोनों ग्रुप्स को जो सिलेक्शन की है वो रैंडमली सिलेक्ट किया है क्योंकि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में आपने ग्रुप्स रैंडमली सिलेक्ट करने हैं जब आपने रैंडमली सिलेक्ट करेंगे तो ये आप कंपेयर कर सकेंगे आपस में तो आपने ये डिसाइड जरूर करना है यू हैव टू फाइंड कि जो आपने ग्रुप सिलेक्ट किए हुए हैं क्या ये आपने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं ग्रुप्स अब क्या वो कंपेयर किया जा सकता है उनको आपस में क्या आप उनको जो आपने इंटरवेंशन दी क्या आपने बाद में फॉलो अप भी किया क्या फॉलो अप कंप्लीट किया या नेट कंप्लीट फॉलो अप आपने किया या नहीं किया क्योंकि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में आप इंटरवेंशन देते हैं और फिर फॉलो अप करते हैं आउटकम चेक करते हैं इंटरवेंशन तो फॉलो अप भी आपने किया था या नहीं किया उसके बाद आपने ब्लाइंडिंग की थी या नहीं सिंगल आपने क्या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में आपने ब्लाइंडिंग बहुत जरूरी है आपकी जो आप की जो सैंपल फाइल सैंपल है पॉपुलेशन है उसकी भी ब्लाइंडिंग और असेसर की भी ब्लाइंडिंग जो असेस कर रहा है आउटकम उसकी भी ब्लाइंडिंग जरूरी है क्या आपने दोनों की ब्लाइंडिंग की थी क्या आपने अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी जरूरी है हमने अभी डिस्कस किया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या आपकी एनालिसिस अगर सही होगी तो रिजल्ट आपके प्रिसाइज आएंगे ये भी बहुत जरूरी है आप आइडेंटिफाई करना कि एनालिसिस ठीक हुई थी या नहीं हुई थी अब इन तीनों पॉइंट्स को हम थोड़ा सा वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इन तीनों पॉइंट्स हम आइडिया लगाते हैं कि जो आपका ट्रायल है randomized कंट्रोल ट्रायल है वो कितना उसकी क्रिटिकल अप्रेजल और वैलिडेशन क्या है उसकी वैलिडेशन उसकी वैल्यू रेलेवेंस ट्रस्टवर्थनेस का लेवल क्या है ओके आपका जो कंपेरेबिलिटी का वे है ओनली कि आप जो है डाटा जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो रैंडमली सिलेक्ट करें बोथ आप इंटरवेंशन ग्रुप के लिए और कंट्रोल ग्रुप के लिए जो आप डाटा सिलेक्शन है वो आपको रैंडमली डाटा सिलेक्ट करना चाहिए आप रैंडमली डाटा कैसे कर सिलेक्ट कर सकते हैं आप कंप्यूटर के थ्रू कर कंप्यूटर ऑटोमेटिक जो है सिलेक्ट कर रहे हो डाटा आपके पास हजार लोगों का डाटा है आपके पास लैपटॉप में अवेलेबल है आपके पास सिस्टम में आपने डाटा सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे सिस्टम को आप ऐसा टूल अप्लाई करेंगे कोई सिस्टम जो है उसमें से तो आपने हजार में से 100 लोगों को सिलेक्ट करना है तो सिस्टम में से 100 लोग ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा ठीक है कंप्यूटर के थ्रू आप सिलेक्ट करना है रैंडमली ये रैंडम सिलेक्शन होगी कॉइन टॉसिंग के थ्रू कर लें कोसाई रैंडम एलोकेशन प्रोसीजर को अप्लाई कर लें सो कोसाई रैंडम जो ये एलोकेशन प्रोसीजर किया है कि आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप कहेंगे कि ये जो है ना इस डेट वाले लोगों को एक ग्रुप में रख दें इस डेट वाले लोगों को एक ग्रुप में रख दें या फिर इस मंथ वाले लोगों को आप एक ग्रुप में रख दें इस मंथ वाले लोगों को आपको एक ग्रुप में रख दें इस तरह कर लें या इवन नंबर वालों को आप कहें कि यार इसको इंटरवेंशन ग्रुप या ट्रीटमेंट ग्रुप में डाल दो ओल्ड नंबर वालों को कंट्रोल ग्रुप में डाल दो तो ये आप क्या कर रहे हैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं आप इस तरह भी डाटा रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं तो हमारे हमने पहला कहा कि आपका जो डाटा जो है क्या वो रैंडमली सिलेक्ट किया गया था या नहीं किया था तो आप रैंडमली सिलेक्शन जो है वो जरूरी है इसके अंदर इसके बाद फॉलो अप की बात क्योंकि फॉलो अप जो है बहुत मुश्किल होता है फॉलो अप करना आपका ओके हम इसको दोबारा से रैंडम सिलेक्शन को रिपीट कर लेते हैं कि रैंडम सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं तो मैंने रैंडम सिलेक्शन के लिए अब डिस्कस किया कि रैंडम सिलेक्शन आप जो है
कंप्यूटर्स आपके पास डाटा फीड है कंप्यूटर के अंदर सारे जितने भी आपके पास पॉपुलेशन है आपकी टारगेट पॉपुलेशन है 1000 लोग हैं आपके टारगेट पॉपुलेशन तो आपने कहा है कि उसमें से 100 लोगों को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे सॉफ्टवेयर आप सिलेक्ट कर लेंगे आप कहेंगे कि 100 लोग सिस्टम के थ्रू आप जो है ऐसा टूल यूज करेंगे कि वो जो है रैंडमली खुद ही सिलेक्ट कर लेगा उसमें से 100 लोगों को ठीक है तो उस वो आपका एक रैंडम सिलेक्शन हो आप कॉइन टॉसिंग के थ्रू रैंडम सिलेक्शन भी कर सकते हैं आप कौन सा ये रैंडम एलोकेशन प्रोसीजर के थ्रू इसके थ्रू आप रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं इसके थ्रू कैसे कर सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आप कहते हैं कि जो है ना इस डेट वाले लोग जो हैं इस डेट से इस डेट वाले लोगों को एक ग्रुप में कर दें इस डेट से इस डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों को एक ग्रुप में कर दें ठीक है इवन नंबर आप कहते हैं इवन नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है जैसे कि 12 14 16 इस तरह का आप उनको कहते हैं कि इंटरनेशनल ग्रुप में डाल दें कोड वालों को कंट्रोल रूम में डाल दें। तो ये क्या आप कर रहे हैं एक रैंडम सिलेक्शन कर तो आपने और भी बड़े प्रोसीजर्स इसको डिस्कस किए हुए हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर रैंडम सिलेक्शन के। तो मकसद कहने का ये है कि आपको डाटा जो सिलेक्ट करना है यू हैव टू रैंडमली सिलेक्ट द डाटा ठीक है ओके you can ask question in comment section and the students are raising hands of students you can ask question in comment section ओके नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है दैट्स अ फॉलो अप कि फॉलो अप इसके अंदर बहुत जरूरी है आप फॉलो अप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फॉलो अप करना इन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं फॉलो अप को कि जब आपने रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में क्योंकि आपने फॉलो अप भी करना होता है ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है फॉलो अप करना क्योंकि आप जो इंटरवेंशन दे रहे हैं वो आपकी कुछ दिनों तक भी हो सकती है, कुछ वीक तक भी इंटरवेंशन दी जा सकती है, मंथ तक भी, डिपेंडिंग ऑन के स्पेसिफिक टाइप ऑफ योर क्वेश्चन, सर्च क्वेश्चन या टॉपिक कि किसकी इंटरवेंशन जो है वो कितनी देर तक आपने देनी है। और सम टाइम जो है आप और आपने आउटकम जो है वो इंटरवेंशन के बाद देखने होते हैं। और किसी के आउटकम जो है आपने इंटरवेंशन आज दी है, आउटकम हो सकता है वो 3 माह बाद उसके आउटकम आए, 4 माह बाद आए। तो आपने जो आउटकम जाके देखनी है, वो 4 माह बाद जाके देखेंगे या 1 साल बाद जाके देखेंगे। या फिर आपने इंटरवेंशन दी है, हो सकता है कि आपको एक दफ़ा डाटा ना लेना पड़े, आपको 3-4 दफ़ा जाके डाटा लेना पड़े। तो फ़ॉलो-अप इसका मतलब क्या है कि आपको फ़ॉलो-अप देना इट्स डिफिकल्ट मुश्किल है फ़ॉलो-अप करना। तो इसमें इश्यूज़ क्या आ जाते हैं? फ़ॉलो-अप में ये इश्यू आते हैं अक्सर कि आपके जो है सब्जेक्ट्स का जो है ये आपकी जो सैंपल पॉपुलेशन है टारगेट आपके जिनको आपने सेलेक्ट किया है सिलेक्टेड पॉपुलेशन उसके जो है उनकी कुछ जो है आपके सैंपल की डेथ भी हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा कुछ बीमार हो गया उनको आपने अपनी अब इनको आपने अपनी स्टडी से एक्सक्लूड कर दिया जब वो अगर किसी की डेथ हो गई या फिर आप कोई बीमार हो गए तो आपने आपकी स्टडी से एक्सक्लूड हो गए। वो जो है आप जिस टाउन में कर रहे थे उस टाउन में ही नहीं रहे, छुट्टियों पे चले गए या फिर जो है कुछ कहते हैं कि हमने बस अभी स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, दे लूज़ देयर इंटरेस्ट। कुछ कहते हैं हम बहुत बिज़ी हैं, फॉलो अप नहीं दे सकते। ये बहुत ज़्यादा आपने अगर स्टडी की हुई है तो आपको आइडिया होगा फॉलो अप वाला। इन योर स्पेशली इन योर जब आप स्टडी कर रहे होंगे इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट। तो जब इस तरह के आते हैं, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो और इधर से आप जब स्टार्ट किया आपने सपोज़ 200 लोगों का डाटा आपने लिया स्टार्ट में तो ऐड हो सकता है कि एट द एंड आपके पास सिर्फ 50 लोग रह जाएँ या 100 लोग रह जाएँ, वेरी करता है। तो इस तरह जो है, जो आपका डाटा जो है कुछ कंडीशन की वज़ह से जब फॉलो अप करते हैं, कुछ कंडीशन कुछ डाटा आपका स्किप हो जाता है। कुछ जो आपके कुछ आपको ऑडियंस को आपके जो है किसी वजह से वो आपका पार्ट आपकी स्टडी का पार्ट नहीं है। ओके, इसके बाद जो फ़ॉलो अप के बाद आपने देखना है कि आपने ब्लाइंडिंग की। ब्लाइंडिंग ये है कि आपने इंटरवेंशन ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को नहीं पता कि वो कोई क्या दी उनको इंटरवेंशन दी जा रही है या फिर प्लेसिबो दिया जा रहा है, दोनों ग्रुप को आपको नहीं पता। अब जो है असेसर्स जो है उसको भी नहीं पता कि क्या ताकि बायसनेस से आप बच सकें। ओके, अब हम जो है इन पॉइंट्स हम आइडिया लगाएँगे कि आपकी स्टडी के क्या लेवल है, ठीक है? आपने देख लिया कि आपके जो है आपने डाटा सेलेक्ट कैसे किया,
आपने देख लिया फॉलोअप कैसे किया, आपने देख लिया कि इसमें हमने ये भी आइडिया लगा लिया कि उसके अंदर प्लानिंग थी, आपने लगा लिया एनालिसिस कैसा रहा। कुछ चीज़ों से आप देखेंगे कि आपका जो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है उसका वो क्या लेवल है, ठीक है, वैलिडिटी फिर क्या है। अम, ठीक है, ठीक है। आपने अभी सिस्टमैटिक रिव्यू की हम बात करते हैं। जब आपने एक सिस्टमैटिक रिव्यू के थ्रू आपने एक वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ठीक है? तो उसके अंदर आपको ऐसी ही स्टडीज़ भी आप सारी स्टडीज़ ऐसी ही डालेंगे जो कि रेलेवेंट स्टडीज़ हैं। अब अगेन उसी टाइम आप वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जब आप अपनी स्टडी के अंदर जितनी भी सारी स्टडीज़ हैं, वो ही इंक्लूड करें जो कि वैलिड स्टडीज़ हैं। इन दैट केस आप यू विल बी एबल टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन। तो अभी जो है वो आप उसके लिए हम देखेंगे कि आपको कौन-कौन से स्टेप्स से गुज़रना पड़ता है, कि आपने जो है कौन-कौन सा इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपने डिसाइड करना है, क्वालिटी ऑफ डाटा आपने कैसे जज करना है, हम उसको देखेंगे। तो सिस्टमैटिक रिव्यू में आपने वैलिड कंक्लूजन निकालने के लिए आपको जो रेलेवेंट स्टडीज़ मोस्ट रेलेवेंट स्टडीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा और आपने वही स्टडीज़ को ही अपनी स्टडी में इंक्लूड करना होगा, बाकी स्टडी को एक्सक्लूड कर देंगे सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर। ओके। और आप अगर ऐसा भी आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, ऐसा तो नहीं आप सिस्टमैटिक रिव्यू आप पढ़ रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि आपके जो जिसने सिस्टमैटिक रिव्यू लिखा है उसने सारी स्टडीज़ वही उठाई हैं, जो सिर्फ़ उसी से ही रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरा इंटरवेंशन मैं किसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, किसी मैं इंटरवेंशन दे रहा हूँ ग्रुप को, मैं कहता हूँ इसका रिज़ल्ट ये आएगा, पहले क्वेश्चन में सारी तो मैं सारी क्या करूँगा सिस्टमैटिक रिव्यू में मैं सारी स्टडीज़ वही उठा दूँगा जो मेरे माइंड में है कि इसका रिज़ल्ट ये आएगा। मैं इसके जो अपोज़िट स्टडीज़ को वैसे ही निकाल दूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको जो रिज़ल्ट है वो वैलिड रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो आपने आइडेंटिफ़ाई करना है। ऐसा तो नहीं है कि सारी स्टडीज़ जो हैं वही उठा ली हैं, जो कि वो आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपके राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उसी वो वही सारी स्टडीज़ तो नहीं उठा ली गई? तो ये भी आपका सिस्टमैटिक रिव्यू वैलिडेशन अगर वही सारी स्टडी उठा ली इसका मतलब ये जो स्टडी जो रिज़ल्ट्स आर नॉट वैलिड। ओके, तो बेस्ट तरीका क्या है? आपको सिस्टमैटिक रिव्यू आप जब देख रहे हैं, तो लिख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं पहले, कि मैंने कौन से जो है लोगों को मैंने सिलेक्ट करना है, मैंने पॉपुलेशन 50 साल से ज़्यादा लोगों मिसाल के तौर पे 50 साल से ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट करना है, मैंने मेल को सिलेक्ट करना है या फीमेल को सिलेक्ट करना है, इस डिज़ीज़ के लोगों को सिलेक्ट करना है, इतने लोगों को मैंने सिलेक्ट करना है और इस तरह के आप क्राइटेरिया बनाते हैं। मुझे इस साल से लास्ट 5 साल का डाटा चाहिए, मुझे लास्ट 10 साल का या लास्ट 15 साल का डाटा चाहिए। आप ये एक क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं ना कि मुझे ये चाहिए। तो ये जो क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, आप इन चीज़ों पॉपुलेशन के बेस के ऊपर कर सकते हैं कि मुझे ये लोग चाहिए, इस तरह के लोग चाहिए, इस उम्र के लोग चाहिए, इस डिज़ीज़ के लोग चाहिए। ये इंटरवेंशन जो है जिस रैंडमाइज़्ड ट्रायल में या फिर जिस स्टडी में ये ट्रायल इंटरवेंशन दी जा रही है, मुझे वो वाली चाहिए। इसके अंदर आउटकम ये आ रहा है, आउटकम ऑफ इंटरेस्ट पे आप देखेंगे कि आउटकम क्या आ रहा है उसका। आप इसके मुताबिक अपने क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि मैंने सिर्फ यही स्टडी इंक्लूड करनी है, तो बाकी सारी स्टडी को आप एक्सक्लूड कर देंगे। So you have to decide inclusion and exclusion criteria from your study. और regarding your study आप जब सिस्टमैटिक रिव्यू लिखते थे, उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया डिफाइन करना होगा। ओके, ठीक है। इसके बाद हम जितने भी आपके रिव्यूज़ अगर अच्छी कंडक्टेड जितने रिव्यूज़ हैं, वो आप जो है रेलेवेंट स्टडी को ही जो है वो अपने क्वेश्चन से रिलेटेड रेलेवेंट स्टडीज़ को ही अपनी सिस्टम रिव्यू का पार्ट बनाते हैं। जितनी भी रेलेवेंट स्टडीज़ है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। देन दे आर एबल टू ड्रॉ अ गुड कंक्लूजन फ्रॉम दैट स्टडी। ओके। आपने यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टडी भी देखना है कि आपने जो है यू हैव टू डिसाइड कि स्टडी क्वालिटी क्या थी। कि आपने ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसे ये गुड क्वालिटी के जितने भी आर्टिकल्स हैं आपने उनको पिक करना है। आपने क्राइटेरिया क्राइटेरिया के अलावा क्वालिटी देखना है कि आप कितने लोगों पे की गई, ठीक है? कितने
कितने लोगों पे करने ऐसा करेंगे, क्या फॉलो अप उसमें था या नहीं उस रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल? फॉलो अप अगर था तो वो फॉलो अप कैसा था, आपने एनालिसिस कैसी थी, ये चीज़ें क्वालिटी को डिफाइन कर रही हैं। पॉपुलेशन नंबर क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है, आपका जो है आपका फॉलो अप क्वालिटी को डिफाइन कर, ये चीज़ें आपने क्वालिटी को भी देखना है जब आप रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आपने सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर क्या वो स्टडी उसका क्वालिटी उनका जो क्राइटेरिया क्या था, क्वालिटी कैसे। अभी यहाँ पे देखें आपका सिस्टमैटिक रिव्यू है और आपको उसको देखना है कि क्या आपका उसकी क्या वैल्यू है। आप क्वेश्चन करेंगे वाज इट क्लियर दिस स्टडी वांट टू बी रिव्यू? क्या ये आपके पास उन्होंने क्या ये क्लैरिटी थी कि उन्होंने कौन सी स्टडीज को इंक्लूड किया? आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या रखा था? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग, आउटकम के अकॉर्डिंग क्या इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था? जैसे हमने अभी डिस्कस किया, आप स्पेसिफिक पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं, इंटरवेंशन वाले स्पेसिफिक इंटरवेंशन लोगों को स्पेसिफिक लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप ये क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या क्राइटेरिया डिफाइन था? ठीक है, क्या रेलेवेंट स्टडीज को ही मोस्ट रेलेवेंट स्टडीज को रिव्यू किया गया? कौन-कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए डाटा सेलेक्ट करने के लिए? क्या जो है कीवर्ड्स ऐसे तो नहीं है 1-2 कीवर्ड्स को उठा के उसमें आपने डाटा जो है सेलेक्ट कर लिया, कितने डेटाबेसेस इस्तेमाल किए, डेटाबेसेस कितने इस्तेमाल किए, वहाँ से आइडिया होगा कि कितनी आपने रेलेवेंट स्टडी उठाई, कितनी आपने और आपने कितना डेप्थ में गया, कितना ज़्यादा आपने स्टडीज को वहाँ पे स्टडी चेक किया फ्रॉम डिफरेंट डेटाबेस। तो ये भी एक पॉइंट है। ओके, अब क्वालिटी ऑफ द डेटाबेसेस कैसे थी? अभी हम आपकी जो स्टडीज़ आपने चूज़ की, उसकी क्वालिटी को कंसीडर किया गया। अभी हमने डिस्कस किया क्वालिटी का, आप कितने लोगों के ऊपर स्टडी की, फॉलो अप उसका कैसा रहा, उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या, ये सारी चीज़ों को भी आप कंसीडर करेंगे। तो इन क्वेश्चन से हम आइडिया लगा लेंगे कि स्टडी की वैलिडिटी क्या रहेगी। अ, यही था आज का डिस्कशन। हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा टोटली इसी के ऊपर, हम अगेन हम क्रिटिकल अप्रेजल के ऊपर देखेंगे और हम इसको ज़्यादा डिटेल में हम